जब से 1095 चैप्टर रिलीज हुआ है तब से ही फैंस में तब से ही प्रेडिक्शन एंड थ्योरीज ही चालू है। ओडा ने जो है हमें धीरे धीरे करके गॉड वैली का फ्लैशबैक देना चालू कर दिया है एंड आई थिंक चैप्टर 1100 तक हमें गॉड वैली का फ्लैशबैक मिल भी जाएगा। हेलो नकामा दत्तास, कैसे हो आप सब लोग। तो मैं इस वीडियो में उन थ्योरीज को इंट्रोड्यूस आपको कराना चाहूँगा जो इंटरनेट पे अवेलेबल है इस चैप्टर के बारे में। तो मैं सभी थ्योरीज को तो कवर नहीं कर पाऊंगा, सिर्फ इंटरेस्टिंग थ्योरीज को ही कवर कर पाऊंगा। तो थोड़े स्पॉयलर्स पे होंगे आगे, तो थोड़ा संभल के। और छोटी छोटी 3-4 ही थ्योरीज है और सारी थ्योरीज मैंने इंटरनेट से उठाई है मेरा थोड़ा नमक मसाला डाल के। एंड पूरी वीडियो देख के बताने की ये सीरीज में कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं। तो फर्स्ट थ्योरी ये कहती है कि जब गॉड वैली पर सेलेस्टियल ड्रैगन्स आए थे वहाँ पर पॉपुलेशन इरेडिकेशन गेम खेलने के लिए उन्होंने जो है वो 6 डब्बे अपने साथ लाए थे, जैसे कि आप इस पैनल में देख सकते हैं। एंड उन 6 डब्बों में जो है वो बहुत ही ज्यादा रेयर डेविल फ्रूट्स थे। पहले में मार्को का डेविल फ्रूट था, दूसरे में यामाटो का डेविल फ्रूट था, तीसरे में काइडो का, चौथे में सेंगोकू का और 5वें में ओरोचिक का एंड 6th नंबर पे लूफी भैया का डेविल फ्रूट था। और रॉक्स जो है वो लूफी के ही डेविल फ्रूट के लिए यहाँ पर आया था गॉड वैली में। पर आप सभी को इन सारे डेविल फ्रूट में एक सिमिलरिटीज देखने को मिलेगी कि ये सभी जो है वो मिथिकल जोन टाइप डेविल फ्रूट्स है और ये बहुत ही ज्यादा रेयर है वन पीस वर्ल्ड में। और रॉक्स जो है वो एक तो डेविल फ्रूट के लिए यहाँ पर आया था या फिर वो स्लेव्स को आजाद करने के लिए यहाँ पर आया था, क्योंकि हर 3 साल में सेलेस्टियल ड्रैगन यहाँ नीचे आते हैं पॉपुलेशन इरेडिकेशन टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करने के लिए। तो रॉक के लिए बहुत बढ़िया मौका होगा, क्योंकि सभी सेलेस्टियल ड्रैगन से की जगह पर रॉक भैया की तो पार्टी है, क्योंकि रॉक्स को जो है वो किंग ऑफ द वर्ल्ड बनना था। और अब हमें थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर होने लगी है कि एक्चुअली गॉड वैली पर क्या हुआ था या फिर होने वाला है। रॉजर एंड गार्प ने क्यों वर्ल्ड गवर्नमेंट की साइड ली, रॉजर आखिर बैटल फील्ड में उतरा क्यों, रॉक्स जो है वो क्या चाहता था, क्या शैंक्स कार्लिंग का ही बेटा है इसीलिए जो है वो बुड्ढो से डायरेक्टली बात कर सकता था। ये सब अभी भी कंफ्यूजन हमारे बीच में है। फिर भी थोड़े लूप होल्स है इस थ्योरी में कि मार्को तब गॉड वैली पे प्रेजेंट नहीं था, यामाटो भी तब प्रेजेंट नहीं थी, ओरोची भी नहीं था। तो क्या व्हाइट बेरड ने मार्को को फ्रूट दिया और काइडो ने यामाटो और ओरोची को दे दिया। और अगर वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास पहले से ही सन गॉड निक्का वाला फ्रूट होता या फिर वो जानते थे कि निक्का फ्रूट कहाँ था, फिर भी उन्होंने क्यों उसे टूर्नामेंट में लाया था। थ्योरी तो अच्छी है पर थोड़े लूप होल्स भी है। तो सेकंड थ्योरी ये कहती है कि ड्रम्स ऑफ लिबरेशन बजाने से लूफी की फुल पावर वापस आ जाएगी। अब ऐसा क्यों, तो आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको पता ही होगा कि कुमा का बाप भी यही गाना गा रहा था। तभी एक सेलेस्टियल ड्रैगन यहाँ पर आ जाता है और उसके बाप को उसके सामने ही शूट कर देता है। कुमा अभी भी छोटा बच्चा ही था। अब उसके माँ बाप दोनों भी मर गए थे। उसके डैड ने मरने से पहले उसको बताया था कि एक्चुअली ड्रम्स ऑफ लिबरेशन क्या है एंड सन गॉड निक्का कौन है, और वो कुमा को याद भी है। उसने ये सब बोनी को भी बताया एंड बोनी भी जानती है कि ड्रम्स ऑफ लिबरेशन क्या है और उसकी पावर कितनी है, क्योंकि गियर 5 का यही ड्रॉबैक है कि उसकी पावर जो है वो यूजर ज्यादा समय तक यूज नहीं कर सकता, नहीं तो जो भी उस पावर को यूज कर रहा है वो पूरी तरीके से सिकुड़ जाता है। क्या पता अगर ड्रम्स ऑफ लिबरेशन यहाँ के कोई तो बजाने लग जाए तो लूफी का हार्ट उसके साथ रिदम में चलने लगे और लूफी अपने गियर 5 को फ्रीली यूज करने लगे। मोस्ट प्रोबेबली कुमा की एंट्री यहाँ पर हो सकती है। वो जो है यहाँ पर आके ड्रम्स ऑफ लिबरेशन बजाने लगे और उसके बाप को जैसे मारा था सेलेस्टियल ड्रैगन्स ने, वैसे ही सैटर्न भी कुमा को मार दे। पर कुमा मरने से पहले एक बार लिबरेशन वॉरियर को देख ले, यानी कि लूफी को, और अपने डेविल फ्रूट से वो सभी स्ट्रॉ हेड को एक हेड से निकाल दे जैसे लाइक साबोर्ड आर्क। और फिर से लूफी का टाइम स्किप चालू हो जाए और वो जो है वो अपने गियर 5 को मास्टर कर ले। और जैसे कि कुमा ने उसके बाप को देखा था मरते हुए, वैसे ही बोनी के साथ भी हो जाए यहाँ पर। अब थोड़ी सिचुएशन यहाँ पर अलग है एंड लूफी भी यहाँ पर है, इसका मतलब वो बोनी को ऐसे ही मरने नहीं देगा। तो ये थ्योरी मुझे 60-80% करेक्ट लगती है, क्योंकि 200 साल पहले वो रोबोट अवेकंड हुआ था, शायद इसलिए, क्योंकि ड्रम्स ऑफ लिबरेशन किसी ने तो वहाँ पर आके बजाए थे। या आज लूफी ये गेट पर आया है तो उसके ही ड्रम्स ऑफ लिबरेशन की वजह से वो रोबोट अवेकंड हो गया हो। तो थर्ड थ्योरी ड्रैगन के अराउंड घूमती है। ड्रैगन मोस्ट प्रोबेबली ये गेम में एंट्री ले सकता है। ऐसा क्यों, तो फैंस ये स्पेकुलेशन लगा रहे हैं कि सैटर्न की पावर्स तो आउट ऑफ द वर्ल्ड है और यहाँ पर लूफी का कोई भी चांस नहीं बनता कि वो सैटर्न को किसी भी तरीके से डिफीट कर पाए। सैटर्न इज ऑन होल अनदर लेवल। साबाओड आर्क में जैसे कि रेले ने एंट्री ली
थी, वैसे ही यहाँ पर ड्रैगन एंट्री ले सकता है साबो के साथ, वरना लुफी के तो लगने वाले भैया यहाँ पर। अब सैटर्न यहाँ पर है तो ड्रैगन का तो आना बनता है यहाँ पर। अब ड्रैगन भैया और अब बिल में नहीं बैठेगा, क्योंकि अब उसको सब कुछ पता चल गया है वर्ल्ड गवर्नमेंट के सीक्रेट्स के बारे में कि युमू कौन है। और अगर ड्रैगन सैटर्न को कैप्चर कर लेगा तो उसे बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा इस फाइट में, क्योंकि पहले तो ये बुड्ढे नीचे नहीं आते और ऊपर ही बैठे रहते हैं अपनी कुर्सी गर्म करते हुए। तो ड्रैगन को बहुत ही ज्यादा बड़ा चांस है, वंस इन अ लाइफ टाइम चांस है अब। और आगे चल के ड्रैगन जो है वो बहुत ही ज्यादा बड़ी वार चढ़ने वाला है, मुझे लगता है वर्ल्ड गवर्नमेंट के। अगर उसके साथ जो है वो वार छोड़ना हो तो सैटर्न एक बहुत ही बड़ा पैदा होगा। अगर सैटर्न को कैप्चर कर ले तो वर्ल्ड गवर्नमेंट ऑटोमेटिकली जो है वो अपना आपा खो देगी और ड्रैगन पर हमला कर देगी। और ये भी हो सकता है कि सैटर्न लुफी को किल करने की कोशिश करने लगे तो साबो के पास लुफी का मेमोरी कार्ड भी मौजूद है, उसमें कुछ गड़बड़ दिखी तो वो डेफिनेटली यहाँ पर आएगा भाई को बचाने के लिए। अगर ड्रैगन को वेगापंक जैसा दिमाग मिल जाएगा तो वो उसका ही फायदा है। ड्रैगन ने वेगापंक को पहले भी अप्रोच किया था, बट वेगापंक ने जो है उसको रिजेक्ट कर दिया। और ड्रैगन के पास बहुत ही अच्छा मौका है ये गढ़ पर आने का, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सैटर्न भी है, वेगापंक भी है, उसके दोनों हाथ में अभी लड्डू ही है। अगर ड्रैगन ये भी अपॉर्चुनिटी मिस कर देता है, मुझे पता नहीं फिर ड्रैगन कब आएगा। फिर तो फैंस लोग हवा ही उड़ा रहे हैं ड्रैगन के बारे में कि उसकी पावर ये है वो है। यहाँ पर उसको आके उसकी पावर को साबित करना होगा सैटर्न के खिलाफ, तब जो है वो बहुत ही बड़ा क्लैश होगा यहाँ पर। और यहाँ पर आपको पता ही होगा कि कुछ चैप्टर पहले ब्लैक बर्ड की शिप यहाँ पर देखी गई थी, और अगर ब्लैक बर्ड यहाँ पर आ जाए तो कुछ ऐसा बड़ा कांड होने वाला है जो वर्ल्ड गवर्नमेंट इमेजिन भी नहीं कर सकती, क्योंकि ब्लैक बर्ड करेंटली सेकेंड या फर्स्ट स्ट्रॉन्ग यंको है पूरे वन पीस में। और ब्लैक बर्ड के पास बहुत ही ज्यादा खतरनाक डेविल फ्रूट पावर है, लाइक वो किसी के भी डेविल फ्रूट पावर को नलिफाई कर सकता है अपने यामी यामी नोमी से। अब उसके सामने सैटर्न टिकेगा कि नहीं ये तो नहीं पता, क्योंकि अभी तक जो है वो कंफर्म नहीं है कि सैटर्न के पास जो है वो डेविल फ्रूट है। अगर सैटर्न के पास डेविल फ्रूट है तो वोडा ने जो है हमें क्यों छुपा के रखा है, या फिर सैटर्न ऐसे पावर्स को पोजेस करता हो वो डेविल के पास से आते हो। और आपको पता है कि गेड के इंसिडेंट के बाद पूरा वर्ल्ड शॉक में जाने वाला है, वो वोडा ने हमें पहले ही बता दिया है। अब वोडा हमें एक्चुअली क्या बताना चाहते हैं वो अभी तक हमें नहीं पता, बट ही रियली कुकिंग समथिंग बिग। तो एक छोटी सी इंटरेस्टिंग थ्योरी ये भी कहती है कि सैटर्न के पास जो एबिलिटी है उसके पास कोई नहीं आ सकता, लाइक सांजी, फ्रैंकी, वेगापंक हिल नहीं पा रही वहां पर। तो ये सब सैटर्न की वेब्स की बदौलत हो रहा है। लाइक डोफ्लामिंगो वो अपने स्ट्रिंग से सबको इनविजिबली कंट्रोल कर सकता था, वैसे ही सैटर्न अपने इनविजिबल वेब से सबको आइलैंड पे मैनिपुलेट कर सकता हो। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना, और क्या मैं मांगा रिव्यू भी करूँ क्या, थोड़ा कमेंट्स में बताना। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।